हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बता दिए थे, जिसमें आपको लेटीट्यूड के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे, लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा हद तक बता दिए हैं। उसी लॉन्गिट्यूड में हम थोड़ा आगे से भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाला है टाइम कैलकुलेशन, माने समय की गणना, समय का निर्धारण किस तरह किया जाता है। तो उस पर आज क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे कि टाइम कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है, इसके बारे में क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या टाइम कैलकुलेशन, क्या टाइम कैलकुलेशन, समय का निर्धारण या समय का गणना। समय कैलकुलेशन, समय का निर्धारण या समय की गणना कैसे करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि मान लेते हैं कि हमारी क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई थी, जिसे हम काल्पनिक रेखा, ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, बीचों बीच होती है, पृथ्वी की क्या होती है, बीचों बीच में होती है। ये अक्षांश रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्या, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ जाती है, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, इसे 0 डिग्री मान लेते हैं, इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, क्या होती है, भूमध्य रेखा। ये क्या है, भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर हम आपको बताए थे क्या होते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा होता है, क्या, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री आपका साउथ क्या होता है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। 67.5 डिग्री साउथ आपका क्या होता है, अंटार्कटिक व्रत होता है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ आपका क्या होता है, आर्कटिक व्रत, क्या, आर्कटिक व्रत होता है। आपको बताए थे कि आर्कटिक व्रत क्यों नाम रखा गया, अंटार्कटिक व्रत नाम क्यों रखा गया, कर्क रेखा क्यों पड़ा, मकर रेखा क्यों पड़ा, इसके पीछे हम डिटेल से ये सब बता दिए हैं, ठीक है। अब उस पर डिटेल से हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हम अगर ये भूमध्य रेखा को खींचे हैं, ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को क्या कर रही है, 2 भागों में बांट दे रही है, बताए थे। तो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे रही है। तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, माने उत्तरी गोलार्ध, एक तो ऊपर का आधा गोला बच गया, माने गोलार्ध, एक नीचे का एक आधा गोला बच गया है, माने ये क्या हो गया, ये भी एक गोलार्ध है। तो ये क्या है, नॉर्थ में पड़ गया, इसलिए इसे क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इधर इसके नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसके ऊपर अब क्या है, उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। उसी को इंग्लिश में हम क्या करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके ऊपर आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम बताए थे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण क्या पड़ती, कब पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पड़ती थी। और कर्क रेखा पर क्या 21 जून को पड़ती थी। और मकर रेखा पर क्या 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पड़ती थी, सीधी क्या होती है, लंबवत पड़ती है। और सूर्य हमारा मैक्सिमम बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक ही पहुंच पाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक ही पहुंच पाता है मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम। देखिए आप ही देखिए, मान लेते हैं 22 दिसंबर पर सूर्य की किरण कहाँ पर रहेगी, मकर रेखा पर रहेगी। तो दिसंबर के बाद आपके क्या आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया। मार्च में कहाँ पर सूर्य की किरणें चल जा रहा है, फिर कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून, जून में फिर सूर्य की किरण कहाँ चल जा रही है, कर्क रेखा पर। जून के बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर आ गया। सितंबर में कहाँ पर आ जा रहा है सूर्य की किरण, फिर भूमध्य रेखा पर। तो ये बेल्ट हमेशा ये चलता रहता है। हम मैक्सिमम जो सूर्य की किरण होती है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक पहुंच पाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक ही पहुंच पाती है, उससे ऊपर नहीं जा पाती है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर सूर्य की किरण कहाँ पर है, मकर रेखा पर है, सपोज दैट मान लेते हैं कि सूर्य की किरण कहाँ पर है, मकर रेखा पर है, यानी कह सकते हैं कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये बताए हमारे इंडिया यहीं पर है, हमारे इंडिया कहाँ है, हमारे इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब हमारे इंडिया यहीं पर है, मान लेते हैं यहीं पर हमारा क्या है, इंडिया है। इंडिया जब यहाँ पर है तो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, आपकी लंबी परछाई कब बनती है, छोटी परछाई कब बनती है।
तो जब आपका बड़ा दिन होता है तो कितने घंटे का होता है, जब छोटा दिन होता है तो कितने घंटे का होता है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप इंडिया के ही बारे में बताएंगे ना। तो मान लेते हैं कि अगर सूर्य की किरण कहाँ पर है, मान लेते हैं 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें आपके कहाँ पर है, मकर रेखा पर, यानी दक्षिण गोलार्ध में है। तो दक्षिण गोलार्ध में है तो सीधी सी बात है कि जब सूर्योदय होगा तो सूर्य की सबसे किरणें कहाँ पर पड़ेगी, मकर रेखा पर पड़ेगी, और बाकी जगह पर सूर्य की किरणें कहाँ बाद में पहुँचेगी। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पहुँचेगी, कह सकते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले पहुँच पाएगी, लेकिन अन्य जगहों पर सूर्य की किरणें क्या होगी, बाद में पहुँचेगी। तो आप यहाँ पर ये सोचो कि सबसे पहले यहाँ पर सूर्योदय होगा, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा पर जितने देश होंगे वहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होगा, लेकिन कर्क रेखा पर सूर्योदय क्या होगा, थोड़ा बाद में होगा। तो ये बताइए कि जो हमारा भूमध्य रेखा है उसके ऊपर, यानी कह सकते हैं उसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं कि क्या होगा, दिन छोटा होगा, दिन छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें पहुंचने में समय लगेगा। जब समय लगेगा और सबसे पहले भी सूर्य की किरणें आ जाएगी, जब शाम होगी तो सबसे पहले वापस लौट के आ जाएगी, और जाएगी तो क्या बाद में भी जाएगी, और आएगी तो क्या सबसे पहले लौट के चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि क्या, जब सूर्य की किरणें कह सकते हैं कि मकर रेखा पर रहेगी तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन कह सकते हैं कि छोटा होगा और रातें क्या होगी, जब दिन छोटा हुआ तो सिंपल सी बात है तो रात बड़ी होगी। तो ये बताएं वहाँ पर तो होगी, लेकिन मकर रेखा पर क्या होगा, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें हैं तो मकर रेखा पर दिन क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन रातें क्या होगी, छोटा होगी। तो उस कंडीशन की अगर बात करें, जब सूर्य की किरण कह सकते हैं कहाँ पर है, मकर रेखा पर होता है, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर जो दिन होता है क्या होता है, दिन छोटा होगा। तो दिन क्या होगा, छोटा होता है, कितने घंटे का होता है, तो 10 घंटे का दिन हो जाता है। और नाइट कितने घंटे की हो जाती है, कह सकते 14 घंटे की हो जाती है, क्या 14 घंटे की हो जाती है। और यहाँ पर कितने का आप यहाँ पर दिन कितने, मकर रेखा पर दिन कितने घंटे का हो जाएगा, 14 घंटे का, और नाइट कितने घंटे की हो जाएगी, 10 घंटे का 10 घंटे का। अगर हम कहें कि जब सूर्य की किरण कहाँ पर होगा, सूर्य की किरणें मान लेते हैं कर्क रेखा पर है, जब सूर्य की किरण क्या कर्क रेखा पर, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को पड़ेगी। जब कर्क रेखा पर है तो सिंपल सी बात है कि कर्क रेखा पर दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, लेकिन मकर रेखा पर क्या होगा, दिन क्या होगा, दिन कह सकते हैं छोटा होगा और रात क्या होगी, बड़ी होगी। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें है तो यहाँ पर दिन क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 14 घंटे का दिन होगा, और नाइट कितने घंटे की होगी, 10 घंटे का होगी। और मकर रेखा पर कह सकते हैं क्या होगा, मकर रेखा पर जो दिन होगा कह सकते हैं 10 घंटे का होगा, और नाइट कितने घंटे की होगी, 14 घंटे की होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसके पहले हम आपको बता दिए थे परछाई कब लंबी बनती है, कब परछाई छोटी बनती है, परछाई लंबी क्यों बनती है, क्यों छोटी बनती है, दिन क्यों बड़ा होता है, दिन क्यों छोटा होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या किए थे, बता दिए थे। ठीक, इतने जान गए। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि, इसका निर्धारण कब किया गया, पूछेगा कि निर्धारण कब किया गया, तो 1884 में बता देना। कहाँ पर किया गया था निर्धारण, तो कह सकते वाशिंगटन में एक सम्मेलन हो रहा था, वहीं पर क्या हुआ था, इसका निर्धारण किया गया। क्या किया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इंटरनेशनल डेट लाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कह सकते हैं डेट फिक्स करने के लिए, या कह सकते हैं कि डेट की गड़बड़ी को रोकने के लिए। क्या, डेट की गड़बड़ी को रोकने के लिए, या कह सकते हैं डेट फिक्स करने के लिए। क्या, डेट फिक्स करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ये काल्पनिक रेखा, सभी जितनी भी रेखाएं वो क्या है, काल्पनिक रेखाएं है, उसको आप देख नहीं सकते। कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो या भूमध्य रेखा हो या इंटरनेशनल डेट लाइन हो, कोई भी रेखा हो क्या काल्पनिक रेखा है, ये हम उसको देख नहीं सकते हैं, वो एक कल्पना के तौर पर उसको खींचा गया है। एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। ये पूछेगा कि ये गुजरती कहाँ से है, किस देश से, किस सागर से गुजरती कहाँ से, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। सबसे पहले प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर हो गया, चूकी सागर हो गया, बेरिंग जल संधि, ये सब भूगोल में आगे पढ़ाएंगे। बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि और अलास्का, क्या अलास्का, ठीक है। अलास्का से पूछे किसके समांतर है, पूछेगा इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, किसके समांतर है, समानांतर किसके है, तो आप बता देना बेरिंग जल संधि के क्या है, बेरिंग जल संधि के समानांतर है, क्या समानांतर है। इसको मोड़ा कितने बार गया है, इसको मोड़ा कर सकते 4 बार मोड़ा गया है, कितने बार, 4 बार। क्यों मोड़ा गया, क्यों, अलास्का को साइबेरिया से बचाने के लिए। पूछेगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको क्यों मोड़ा गया है, इसलिए इसको मोड़ा गया है कि अलास्का को साइबेरिया से बचाया गया है कि अलग ना हो जाए। अलास्का को साइबेरिया से विभाजित होने से बचाने के लिए, साइबेरिया से विभाजित होने से बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पर मोड़ा गया है ये देख लेते हैं। जिसे 4 बार मोड़ा गया है, 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के क्या ईस्ट में बेरिंग जल संधि के पश्चिम साइड में मोड़ा गया है, क्या वेस्ट में, बेरिंग जल संधि के वेस्ट में, ठीक है। फिजी द्वीप, क्या फिजी द्वीप के ईस्ट में, और कह सकते हैं न्यूजीलैंड, क्या न्यूजीलैंड के ईस्ट में मोड़ा गया है, क्या 75 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के ईस्ट में, बेरिंग जल संधि के वेस्ट में, फिजी द्वीप के ईस्ट में, न्यूजीलैंड के ईस्ट में मोड़ा गया है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इतनी बात आप समझ गए। अच्छा एक हम बात बताइए, ठीक है, इसको साफ करते हैं। एक बात बताओ, मान लेते ये हमारे 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, देशांतर, देशांतर 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है। ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी तरह मोड़ा गया है। ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देशांतर रेखा हम बताए थे कि मान लेते ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब पर पृथ्वी को दर्शाया गया है, यानी ये मान लेते हैं पृथ्वी ही है। अगर पृथ्वी पर हम यहाँ पर हैं, मान लेते हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर है, तो हमको पहले नहीं मालूम चलता था कि हम जहाँ पर हैं हम किस स्थिति में हैं, वो दिशा कौन सी है, और वहाँ पर समय क्या हो रहा है, ये सब हमको पता नहीं चला था। इसको पता करने के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ी थी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की हमकी क्या होती ज़रूरत पड़ती थी। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अक्षांश रेखा से हम किस क्या वहाँ की स्थिति यानी लोकेशन को पता करते हैं। अक्षांश रेखा से हम क्या ज्ञात करते हैं, लोकेशन के बारे में पता करते हैं और क्लाइमेट के बारे में पता करते हैं। लेकिन हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया जाए कि लॉन्गिट्यूड से हम समय का क्या करते थे, निर्धारण करते थे, समय की क्या करते थे, निर्धारण करते थे। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता क्यों पड़ी, समय को निर्धारण करने के लिए, क्या समय का निर्धारण करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, कह सकते हैं डेट फिक्स करने के लिए, या कह सकते हैं क्या डेट की गड़बड़ी को रोकने के लिए, डेट की गड़बड़ी को रोकने के लिए। जैसे आप इंडिया में है तो आपके इंडिया में कुछ और समय रहता है, जैसे आप जिसमें इंडिया में 7 बज रहा होता है तो सऊदी अरब में कुछ और बज रहा होता है, अन्य देशों में कुछ और टाइम हो रहा होता है। तो इसी से हमको पता चलता है, इंटरनेशनल डेट लाइन से ही पता चलता है, लॉन्गिट्यूड से ही पता चलता है कि समय कैसे ज्ञात किया जाता है। हम इंडिया में 7 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बज रहा है, हम आगे बताएंगे किस तरह निकाला जाता है, समय को कैसे निर्धारित किया जाता है। अगर इंडिया में 7 बज रहा है तो अमेरिका में कितने बज रहा है, सब आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता के समय निर्धारण के लिए किया गया था। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आप ईस्ट में जाएंगे, आपको बताए थे ईस्ट में जाएंगे तो आपका समय क्या होता है, बढ़ता है,
टाइम क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान से सुनिए, इसके वेस्ट में जाएंगे तो आपका समय क्या होता है, घटता है। अब कितना घटता है कितना बढ़ता है ये हम क्या होता है, ये डिग्री पर क्या होता है, निर्धारण करता है। अब कितने डिग्री ईस्ट गए, कितने डिग्री वेस्ट गए, ये डिग्री पर निर्धारण करता है। अब बस इतना आप समझेंगे, ये क्या होता है, इसके ईस्ट में जाएंगे तो आपका टाइम बढ़ता है और वेस्ट में जाएंगे तो आपका टाइम क्या होता है, घटता है। लेकिन यही आप इंटरनेशनल डेडलाइन के आप ईस्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल डेडलाइन के यही आप ईस्ट में जाएंगे तो आपका एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। और इसके वेस्ट में जाएंगे तो आपका एक दिन घट जाता है। क्या, एक दिन घट जाता है। तो पूछेगा कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो होती है उसके हम पूर्व की दिशा में जाएंगे तो हमारा कितना दिन बढ़ता है, तो एक दिन बढ़ता है। और उसके वेस्ट में जाएंगे तो हमारा एक दिन क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है, एक दिन घट जाता है। अच्छा एक बात बताइए, और इतनी जान गए। अब देख लेते हैं कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये हमारे 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहाँ कहाँ पर काटती है। ये हमारे मान लेते हैं 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है। क्या, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा है। तो इसके बीचों बीच में से आपको बताए थे कि आपका क्या है, 0 डिग्री है, आप क्या है, लेटीट्यूड है, यानी लेटीट्यूड 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। बोले थे ना क्यों भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो पूछेगा कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहाँ पर काटती है, तो कहाँ पर काटती है पूछेगा। तो यहाँ जो कहाँ पर काटती है, वहाँ पर जो स्थान उसको हम कहते हैं गिनी की खाड़ी। कहाँ, गिनी की खाड़ी। पूछेगा कि गिनी की जो खाड़ी है कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को आंध्र महासागर भी कहते हैं, उसे हम काला महासागर भी कहते हैं। क्यों काला महासागर कहते हैं, उसके आगे हम डिटेल से बताएंगे। तो कहाँ पर काटता है, अटलांटिक महासागर, या इसी को हम क्या कहते हैं, आंध्र महासागर भी कहते हैं। क्यों आंध्र महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा क्या डिटेल से। ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर आपका क्या है, कर्क रेखा है। क्या, कर्क रेखा है। ये इसे हम क्यों खींच दिए, कहीं पर देख रहे होगे कि हम कर्क रेखा को सीधा खींच रहे हैं, मकर रेखा को सीधा खींच रहे हैं, कहीं पर हम टेढ़ खींच रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप जैसे हम मान लेते हैं एक ग्लोब है या कोई फुटबॉल है या गेंद है, आप गेंद पर सीधी रेखा खींचेंगे ना तो वो क्या होता है, वो टेढ़ा दिखाई देता है। सीधा खींचेंगे लेकिन तभी क्या है, टेढ़ा। क्यों, क्योंकि हमारा जो गेंद है वो क्या है, गोल है। हमारा जो ग्लोब है क्या है, गोल है। इसी वजह से क्या होता है, हम टेढ़ा खाते सीधा खाते हैं लेकिन क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो पूछेगा कि जो हमारा कर्क रेखा है, क्या कर्क रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहाँ पर काटती है, तो ये जो यहाँ पर काटती है, अल्जीरिया में काटती है। कहाँ पर, अल्जीरिया। पूछेगा कि अल्जीरिया कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। अल्जीरिया एक देश है। क्या है, अल्जीरिया एक देश है, वही देश कहाँ काटती है, कहाँ पर, अफ्रीका में है। आपका नीचे आ जाएगा क्या, 23.5 डिग्री क्या, साउथ। 23.5 डिग्री साउथ क्या आ जाएगा आपका, क्या, मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये पूछेगा कहाँ पर काटती है, तो ये नामीबिया में काटती है। कहाँ पर, जहाँ पर काटती है, नामीबिया। पूछेगा नामीबिया, नामीबिया में नहीं काटती, नामीबिया के पश्चिमी भाग में काटती है। क्या, नामीबिया के पश्चिमी भाग में। क्या, पश्चिमी भाग में। नामीबिया क्या है, अफ्रीका के एक देश है, उसके पश्चिमी भाग में आपका क्या, अटलांटिक या आंध्र महासागर में ही काटती है। कहाँ पर काटती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक, जैसे नामीबिया क्या है, अटलांटिक महासागर से सटा हुआ कह सकते हैं, एक कैसे सटा हुआ देश है, माने तटीय देश है नामीबिया। अटलांटिक महासागर से क्या हुआ, सटा हुआ है, तटीय देश है। इसीलिए इसके क्या होगा, अटलांटिक में नामीबिया के क्या है, ठीक क्या वेस्ट में क्या होता है, अटलांटिक महासागर में इसको काटता है। ठीक है, तो इतना जान गए। मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहाँ कहाँ पर काटती है।
यही सब पूछता है बार बार, तो ये सब बताने की हमको ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।